एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई फिर से आ चुका हूं मैं एक क्वेश्चन पेपर को लेके आपके सामने। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये कंटिन्यूशन है मेरा प्रीवियस वीडियो का और इसीलिए जो स्टूडेंट आज जुड़े हैं साथ में उनको ये रिक्वेस्ट है कि पहले जाके प्रीवियस वीडियोस देख लो ताकि आप लोग एक कंटिन्यूशन और कनेक्शन बना पाओ इन क्वेश्चंस के बीच में। दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मुझे भी पता है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, बट पॉलिटिकल थ्योरी में ज्यादा कवर होता है सिलेबस भाई। और पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन है जो ज्यादातर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आईआर तो फैक्ट है, थ्योरी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर उनको भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट पे ही होगी, इनको इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से। दूसरी बात यह है, पहले भी कहा है नोटबुक और पेन साथ में रख लो क्योंकि फैक्ट्स हैं, पता होने चाहिए। और तीसरी बात सबसे जो जरूरी है इस वीडियो में वो है चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करने के बिना मत जाना, कैसा भी करके जाना। आपके कमेंट सबके मैं पढ़ता रहता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। व्हाट डिड मैकियावेली मीन बाय द टर्म वर्च्यू? देखो मैकियावेली पे हम लोगों ने पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, फॉर्च्यून पे था। अगर आप लोगों को याद होगा, जो लगातार देख रहे हैं और जो लोग इस बार भी देख रहे हैं, वो देखो वर्च्यू फॉर्च्यून पे हम लोगों ने किया था। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैकियावेली मीन बाय द टर्म वर्च्यू? फर्स्ट ऑप्शन है मॉरल गुडनेस, सेकंड करेज एंड ऑडेसिटी, थर्ड ऑनेस्टी, फोर्थ जस्टिस। बताओ भाई क्या है आंसर? है इसका करेज एंड ऑडेसिटी। क्यों है करेज एंड ऑडेसिटी? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैकियावेली के और भी बहुत कॉन्सेप्ट हैं, बट फर्स्ट करते हैं करेज एंड ऑडेसिटी। व्हाई? मैकियावेली कहते हैं कि जो किंग है उसको फॉर्च्यून पे और लक पे, वर्च्यू पे डिपेंड नहीं रहना है। किंग को हमेशा रेडी रहना है अनकंडीशनल सर्कमस्टेंसेस के लिए। किसी तरह की भी सिचुएशन आ सकती है। यह मत सोचना लक है तो हार गया, लक है तो जीत गया। नो, अनकंडीशनल सर्कमस्टेंसेस आ सकती हैं। तेरे में करेज होना चाहिए, प्रिंस करेजियस होना चाहिए और एडोसिटी होनी चाहिए। एडोसिटी मींस ओपननेस होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो भाई वायलेंस भी यूज करो। मैकियावेली कहता है कि वायलेंस भी यूज करो अगर किंग को जरूरत है। तो इसलिए करेज भी होना चाहिए। जैसे पुरानी वीडियो में भी बताया था, एज करेजियस एज लायन, एज क्लेवर एज फॉक्स। तो करेज भी होना चाहिए और एडोसिटी भी होना चाहिए, यही इसका आंसर है। मगर इसके साथ साथ मैकियावेली के बहुत से कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी लिखा दिए, फिर से बताता हूं। मैकियावेली और किसके ऊपर लिखते हैं? वर्च्यू वन, फॉर्च्यून दूसरा, तीसरा वो लिखते हैं डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी। डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि दो तरीके का मॉरलिटी होता है, एक प्राइवेट स्फीयर में, एक पब्लिक स्फीयर में। जो किंग है वो प्रिंस है, वो प्राइवेट स्फीयर में मॉरल रहेगा, बट पब्लिक स्फीयर में ही शुड बी रेडी टू बी इमोरल आल्सो। अगर पब्लिक स्फीयर में इमोरल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि जनता बहुत उल्टी सीधी है। इसलिए जनता का रिस्पांस देखते हुए आप किंग को कई बार इमोरल भी होना पड़ेगा, वायलेंस को भी यूज करना पड़ेगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है मैकियावेली का। उसके बाद मैकियावेली और एक कॉन्सेप्ट देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट क्राफ्ट, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन उनका बुक भी है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। मैं आपको इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं जो मैकियावेली के आते हैं। डिस्कोर्स ऑन लेवी, पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था, डिस्कोर्स ऑन लेवी। उसके बाद मैकियावेली जाने जाते हैं अपने जो पीरियड है, जिस टाइम पे वो लिख रहे हैं, रेनेसा के टाइम पे, इसीलिए वो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर कहलाते हैं। 14th सेंचुरी में वो लिख रहे थे, तो उनको रेनेसा का पॉलिटिकल थिंकर भी कहते हैं, जो रेनेसा जब पीरियड स्टार्ट हुआ था उस टाइम के लिए। तो यही था मैकियावेली के लिए कि वो वर्च्यू किसको कहते हैं? करेज एंड एडोसिटी को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस? देखो क्वेश्चन लिंक करके आया है। हमने CUET 2021 का क्वेश्चन पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन को देखा था, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस? जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है जाके देख लेना। थॉमस पोगे इसका आंसर था। क्यों था भाई? थॉमस पोगे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, याद रख लो, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड ग्लोबल जस्टिस एक बुक लिखी थी, जिस बुक में थॉमस पोगे ये कहते हैं कि ग्लोबल जस्टिस क्या है। वो कहते हैं ग्लोबल जस्टिस में वो इस चीज की बात करते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड नेशन है वो इसलिए अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है, जो वेल्दियर नेशन है, उन्होंने उनमें
बहुत ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया है, और जो डेवलप्ड नेशन है वही उनका रीजन है कि जो अंडर डेवलप्ड नेशन आज पुअर हैं और जो अनजस्ट वहां पे हो रहा है। एक ग्लोबल जस्टिस की वो डेफिनेशन देते हैं, द पीपल ऑफ रिच एंड वेल्दी वेस्टर्न नेशंस आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एंड इनजस्टिस फेस्ड बाय द पीपल इन अंडर डेवलपिंग नेशन, पर्टिकुलरली इन एफ्रो एशियन नेशन। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज के लोग हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, बट स्टिल वो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री में एक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप उनके एजेंडास को वहां पर फुलफिल करता है, और इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो छोटी कंट्रीज में अंडर डेवलपमेंट रह जाता है। इसके लिए जब आप लोग अंडर डेवलपमेंट की थ्योरीज को पढ़ोगे तो वहां पे एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन कंसीडर की जाती है, जिसका मीनिंग होता है अंडर डेवलपमेंट इज नॉट समथिंग विच इज नेचुरल, डेवलपमेंट लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट, विच मीन्स कि आप डेवलप्ड हो क्यों, क्योंकि आपने किसी को अंडर डेवलप्ड किया, कहीं से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए हैं, कहीं से आप अप्रोप्रिएट करके चीजें ला रहे हो और अपने आप को डेवलप कर रहे हो और दूसरों को अंडर डेवलप छोड़ रहे हो। इसलिए थॉमस पोगे की ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जस्टिस पे। उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल जस्टिस, इस बुक में एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड ग्लोबल जस्टिस की बुक में लिखा है। बट इसके साथ साथ जो तीन बाकी स्कॉलर्स हैं, जॉन रॉल्स, विल कैमिल्का एंड रॉबर्ट नॉजिक, इनको भी नहीं भूलना। पुरानी वीडियोस में भी बताया है, जॉन रॉल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो 1971 में उन्होंने लिखी थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही जरूरी बुक है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर है भाई, याद रखना। विल कैमिल्का भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर है, सीयूईटी के सिलेबस में भी दिया है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स आपको पता होने चाहिए। विल कैमिल्का का एक बहुत ही अच्छा बुक है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भूल जाओगे, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जिसमें वो ये कहते हैं कि कम्युनिटी को राइट्स देने हैं और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कम्युनिटेरियन सोसाइटी में ही कम्युनिटी को राइट्स दे सकते हो। विल कैमिल्का ये कहते हैं इवन लिबरल सोसाइटी में भी, विद इन लिबरलिज्म भी हम जो कम्युनिटी को जो है उनके राइट्स दे सकते हैं, एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि टू बी कम्युनिटेरियन होकर ही आप कम्युनिटी या ग्रुप राइट जो है एश्योर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद रॉबर्ट नॉजिक जो है, उनकी पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, बार बार आ रहे हैं यही फिलोसोफर पॉलिटिकल थ्योरी में से, एंटाइटलमेंट थ्योरी उनकी है और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो है उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके रिविजन भी हो गए और साथ में न्यू क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल थ्योरी से आया है, प्लेटो का। प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया था, और मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो जाके देखो, उसमें लिखा है एलिगोरी ऑफ केव। उन्होंने ये दो कंसेप्ट दिए हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगोरी ऑफ केव। अब क्वेश्चन यहां पे आया है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो फॉर्म्स बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, अपीयरेंस, सेंसेशन और बीइंग। तो इसका क्या आंसर है? देखो पूरा थियोरेटिकल है ये, इसका आंसर है भाई बीइंग। क्यों? प्लेटो दो चीजें कह रहे हैं, एक चीज होती है आइडियाज जिसको वो कहते हैं फॉर्म्स, और दूसरी चीज होती है सब्सटेंस, आइडिया एंड सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब हो गया, आइडियाज क्या होते हैं और सब्सटेंस क्या होता है? प्लेटो कहता है कि आइडियाज हमेशा प्योर होते हैं, एकदम PURE, आइडिया एकदम प्योर होता है, बट जो सब्सटेंस होता है वो कभी भी फुल्ली प्योर नहीं होता। सब्सटेंस जो होता है वो कभी भी प्योर नहीं होता, बट आइडिया एकदम प्योर होता है। फॉर एग्जांपल, और वो ये कहता है कि आइडिया जो है वो टाइम से चेंज नहीं होते हैं, सब्सटेंस हमेशा चेंज होता रहता है। सब्सटेंस कैसे चेंज होता है? बिकमिंग के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से और सेंसेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कैसे इसको समझते हैं, वो कहते क्या है इस चीज में? वो कहते हैं कि जैसे एक फॉर एग्जांपल देके आपको ये आइडिया समझ आ जाएगा। एक चेयर है, एक चेयर को बनाने में भाई एक कुर्सी है, मेन आइडिया क्या है कुर्सी का? आइडिया यही है कि जो एक कुर्सी होगी उसमें 4 लेग्स होंगी, 4 टांगे होंगी एक चेयर में, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें एक सिटिंग एरिया होगा एक कुर्सी में, राइट, जहां पे बैठते हैं हम लोग। तीसरा होगा, हर कुर्सी में एक क्या होगी, बैक सपोर्ट होगी, राइट, बैक सपोर्ट होगी। और 4 क्या होगा, आर्म्स होंगी एक कुर्सी में, राइट। तो एक चेयर का ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिक आइडिया है कि एक चेयर जब भी होगी भाई उसमें 4 टांगे भी होंगी, एक बैठने का स्पेस भी होगा, एक बैक सपोर्ट भी होगी और आर्म्स भी होंगे साइड पे 2। ये एक आइडिया है, ये आइडिया अब कभी भी चेंज नहीं होगा। सपोज एक कारपेंटर आता है, अब वो एक सब्सटेंस क्रिएट करता है, वो एक चेयर क्रिएट करता है।
हो सकता है वो चेयर बहुत एडवांस्ड हो, बहुत कंफर्ट वाला, उसमें लकड़ भी लगाओ, बहुत कंफर्ट वाला मैट्रेस भी उस चेयर में लगाओ छोटा, बट बेसिक आइडिया उसके माइंड में यही है भाई कि मुझे एक चेयर बनानी है। उसका सब्सटेंस भी डिफरेंट हो सकता है, शेप भी डिफरेंट हो सकती है, कलर भी डिफरेंट हो सकता है, बट ये चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकती। उसको माइंड में ये होगा 4 टांगे तो उसकी होनी चाहिए, और उसमें बैठने का स्पेस भी होना चाहिए, आर्म्स भी होना चाहिए और बैक सीट भी होनी चाहिए। कलर फॉर्म उसका जो भी है वो चेंज करता रहेगा, बट मेन आइडिया उसका कभी नहीं चेंज होगा, राइट। तो इसी तरह हो सकता है उससे एडवांस जो कारपेंटर आए वो और भी अच्छा चेयर बना दे, बट बेसिक आइडिया उसके माइंड में यही होना चाहिए, ये चीजें रहनी ही चाहिए। इसीलिए प्लेटो भी यही कहता है कि आइडिया जो होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, बट सब्सटेंस जो है, जो उनका इंप्लीमेंटेशन है वो चेंज होता रहता है, बट आइडिया हमेशा जो है ओरिजिनल ही रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आइडियाज आर ऑलवेज प्योर, आइडियाज आर आल्सो कॉल्ड एज बीइंग, राइट। आइडियाज आर प्योर एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज बीइंग, दे डजंट चेंज विद टाइम, बट सब्सटेंस कीप ऑन चेंजिंग। सब्सटेंस जो है हमेशा जो है चेंज होता रहेगा। और उसके बाद इट्स द रियलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द आइडिया। सब्सटेंस क्या है? एक रियलिटी है जो आइडिया से निकलती है। हमारे माइंड में आइडिया था कि हमें चेयर बनानी है ऐसी, हमने क्रिएट कर दी, तो आइडिया से निकला है सब्सटेंस। ये प्लेटो का है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिकमिंग अपीयरेंस एंड सेंसेशन। मतलब हमारे माइंड में ये आइडिया था, बट यहां पे ये क्या हो गया? आइडिया बिकमिंग, इंप्लीमेंट हो गया, अपीयर भी हो गया, हमें दिख रहा है बिल्कुल सामने। सेंसेशन, हम उसको सेंस भी कर पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है ये लिंक करती है बीइंग से और प्योर से, राइट। जो थ्योरी ऑफ सब्सटेंस है वो लिंक करती है बिकमिंग, अपीयरेंस एंड सेंसेशन से। तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है और एलिगरी ऑफ केव जो है प्लेटो के बहुत ज्यादा कॉमन आइडिया है। इसका और लंबा कॉन्टेक्स्ट है, छोटी सी वीडियो में आप लोगों को समझाना टफ हो जाता है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड इसकी सॉक्रेट के पास जाती है भाई। कभी फ्री टाइम होगा तो आपको लेक्चर देके पढ़ाया जाएगा। ओके, तो मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो है भाई बहुत ज्यादा आते हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी में खासकर असर्शन और रीजन वही सॉल्व कर पाता है जिस स्टूडेंट ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हो। असर्शन है अकॉर्डिंग टू कांट, इमैनुअल कांट। मैंने आप लोगों को कांट पुरानी वीडियो में बताया है, अगर डाउट है तो जाके देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू कांट, एनलाइटनमेंट इज मेन्स एमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज्ड इमैच्योरिटी। रीजन, लेजीनेस, cowardice आर द रीजंस व्हाई men remain immature। कांट कहते हैं, अब इसका आंसर क्या है? बोथ एंड बी आर राइट और रॉन्ग, आर बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द राइट आंसर। तो आर जो है वो राइट जस्टिफिकेशन, और ए भी राइट है और आर भी राइट है, और आर जो है उसका राइट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यों? इमैनुअल कांट कहते हैं कि यस, दिस इज टोटली ट्रू। एनलाइटनमेंट आने से पहले ह्यूमन बीइंग जो था वो एक सेल्फ इम्पोज्ड इमैच्योरिटी में चला गया था। वो कुछ भी करता नहीं था, वो लेजी हो गया था, वो कवर्डियस हो गया था। वो क्या करता था ह्यूमन बीइंग? रिलीजियस जो लीडर्स थे उनको कहता था, मैं आपको मनी, आई विल पे यू मनी, मैं जो भी सिन कर रहा हूं वो मैंने कर लिए हैं, सिंस गुनाह कर लिए हैं, आप मेरे लिए दुआ कर देना, बट मैं कुछ और काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको पे कर दूंगा इसके लिए। तो लोग जो थे वो एनलाइटन नहीं थे, और वो अपने आप को खुद रीजन से दूर रखना चाहते थे, कवर्ड थे, डरपोक थे, राइट। बट एनलाइटनमेंट ने उनको आके जगाया। इसलिए इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिफोर एनलाइटनमेंट ह्यूमन बीइंग्स ने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड इमैच्योरिटी लेके आ गए थे। मतलब दे कंसीडर्ड देमसेल्फ एज एन इमैच्योर, और वो इमैच्योरिटी उन्होंने अपने आप में खुद से अपने ऊपर लगाई थी, राइट। तो इसलिए कांट कहते हैं कि मॉडर्निज्म जो एनलाइटनमेंट है उसने आके लोगों को जगाया, और लोग क्या हो गए फिर उसके बाद जो है रीजन आया लोगों में, लोग सोचने लगे और कहने लगे कि नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट जो अथॉरिटी ऑफ पोप, अथॉरिटी ऑफ बिशप्स, तो वो क्लेम करने लगे। तो रीजन, रेशनैलिटी, टॉलरेशन ये पार्ट है एनलाइटनमेंट का। बट बिफोर दैट इमैनुअल कांट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट से पहले इंसान ने अपने ऊपर एक खुद से सेल्फ इम्पोज्ड इमैच्योरिटी लेके आ गया था,
जिसकी वजह से वो लेजी भी था और कवर्ड भी था, डरपोक भी था, राइट। तो ये थ्योरी का स्ट्रिक्टली क्वेश्चन है भाई, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसकी इन डेप्थ में जाना पड़ेगा, किसी और वीडियो में भी जा सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट आप रिकॉर्ड कर लो ऑब्जेक्टिव के टाइप से। अब नेक्स्ट करते हैं कौन कौन सी बुक किसकी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये। पावर पे बात होती है, पावर पे 3-4 बुक्स हैं और पावर पे एक ना एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आप लोगों को आएगा, अगर नहीं आया तो आप लोग बाद में आके मुझे बताना, राइट। देखो पावर पे बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर लिखते हैं, कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट लिखते हैं और कुछ जो है मार्क्सिस्ट भी लिखते हैं, कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी लिखते हैं। यहाँ पे बुक का नाम लिया है पावर एज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल किसकी है, पावर एज एजेंडा सेटिंग किसकी है, पावर इज प्रोडक्टिव किसकी है, और पावर इज नॉट ओनली पावर ओवर बट पावर टू, ये किसके कॉन्सेप्ट हैं। इसमें मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनको पोस्ट मॉडर्निस्ट कहा जाता है, वो है फूको, मिशेल फूकोल्ट जिसका नाम है। मिशेल फूकोल्ट ने कहा पावर इज प्रोडक्टिव, राइट। उनका ये कॉन्सेप्ट लिंक कर लो, पावर इज प्रोडक्टिव। और मिशेल फूकोल्ट खाली इतना नहीं कहते, वो कहते हैं पावर इज प्रोडक्टिव एज वेल एज रिप्रेसिव, राइट। अब वो ये बात क्यों कहते हैं, वो कहते हैं ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर हैं, फूको हो गया, डेरिडा हो गए, पोस्ट मॉडर्निस्ट याद रख लेना। और वो ये कहते हैं कि जो भी पावर है उसको हम लोगों को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, जो भी नॉलेज है, जो भी डिस्कोर्स है उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि वो जो नॉलेज है, वो डिस्कोर्स है, वो क्रिटिसिज्म के लायक है, क्योंकि वो पावरफुल क्यों हुई है, वो डिस्कोर्स क्यों पावरफुल हुआ है, वो बहुत से जो दूसरे डिस्कोर्स थे उनको सप्रेस करके, उनको दबा के खुद पावरफुल बना है। इसलिए हम लोगों को उस पावर को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वो प्योर पावर नहीं है भाई, वो एक ऐसी पावर है जो किसी को डिस्ट्रॉय करके पावरफुल बनी है, राइट। तो इसलिए वो कहते हैं कि पावर इज प्रोडक्टिव, उससे नॉलेज तो मिला है बट वो रिप्रेसिव भी बहुत ज्यादा है। वो उन्होंने एक न्यू सोर्स ऑफ नॉलेज आपको दिया है, एक न्यू डिस्कोर्स दिया है, बट वो दूसरे डिस्कोर्स को रिप्रेस करके, उनको सब्जुगेट करके ऊपर आया है। तो इसलिए फूको कहते हैं पावर इज रिप्रेसिव एज वेल एज प्रोडक्टिव। बट फूको के इसके साथ में और क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीज याद रखना। फूको की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश, याद रख लो भाई ये बुक, डिसिप्लिन एंड पनिश, फूको की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा उनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये उनकी बुक बहुत ही ज्यादा कॉमन आती है फूको की, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया फिर से द मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आइडिया है। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है फूको की भाई, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो याद रख लेना फूको की ये डिसिप्लिन एंड पनिश, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, द मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। और फूको जो है वो पावर पे लिखते हैं और उन्होंने पावर को क्या कहा, पावर इज प्रोडक्टिव एज वेल एज रिप्रेसिव, राइट। इसी के साथ डेरिडा भी लिखते हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ये एक्चुअली में मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि मॉडर्निज्म में जो रीजन, पावर, नॉलेज और जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है इसको हमें चैलेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये नॉलेज तो हमें प्रोवाइड कर रहा है बट ऑन द अदर हैंड इसने बहुत सारी चीजों को रिप्रेस भी किया, बहुत सारी चीजों को सब्जुगेट करके जो है ये डोमिनेंट डिस्कोर्स बना है। इसलिए हम लोगों को इसको चैलेंज करने की भी जरूरत है, राइट। तो नेक्स्ट जो है इसी के अंदर एक और फिलोसफर आते हैं, ये चीजें आप याद रख लो मिशेल फूकोल्ट की। और मिशेल फूकोल्ट पावर के बारे में क्या लिखते हैं, पावर इज बोथ रिप्रेसिव एज वेल एज प्रोडक्टिव, राइट। तो पावर का जो उनका आइडिया है वो क्या है, पावर इज रिप्रेसिव एंड प्रोडक्टिव। इसी के साथ दूसरे जो स्कॉलर हैं बहुत ही फेमस, वो है रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, पावर एज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल। रॉबर्ट डाल को याद रखना, रॉबर्ट डाल जो है एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, राइट। फूको का आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसलिए मैं मिटा देता हूं। रॉबर्ट डाल के बारे में बात करते हैं, कौन है रॉबर्ट डाल, जो है वो एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, याद रखना प्लूरलिस्ट कौन होते हैं, प्लूरलिस्ट थिंकर वो हैं जो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लिखते हैं। इलिटिस्ट थ्योरी, इलिटिस्ट समझो ना, इलीट क्लास, राइट, बड़ी क्लास मतलब पैसे वाली क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, इसके अगेंस्ट लिखते हैं। रॉबर्ट डॉहल हो गया, एसएम लिप्सट हो गए, एसएम लिप्सट, रॉबर्ट डॉहल
और इनके साथ डेविड ट्रूमैन, ये तीनों जो है रॉबर्ट डाल, एसएम लिप्सेट और डेविड ट्रूमैन, लिख लो, ये तीनों जो है प्लूरलिस्ट है, राइट, इनको प्लूरलिस्ट कहते हैं। और ये क्रिटिसाइज करते हैं इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को। इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो दी है C.W. मिल ने, C.W. मिल ने जो है इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दी है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं प्लूरलिस्ट रॉबर्ट डाहल, एसएम लिप्सेट एंड डेविड ट्रूमैन। और वो ये कहते हैं कि पोलियार्की का कॉन्सेप्ट देते हैं। पोलियार्की का मतलब क्या होता है? पोलियार्की जैसे मोनार्की होता है, मोनार्की, मोनो हो गया सिंगल, पोलो हो गया मेनी, राइट। आर्की का मीनिंग हमेशा होता है, आर्की का मीनिंग हमेशा होता है पावर, राइट। आर्की का मीनिंग हमेशा होता है पावर, पावर ऑफ मेनी एंड पावर ऑफ वन। तो आप लोगों को याद रखना है रॉबर्ट डाहल ये सारे पोलियार्की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और ये प्लूरलिस्ट हैं, जो कहते हैं कि हम लोग C.W. राइट की जो बुक, C.W. जो मिल है उनकी बुक जो है इलिटिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ जो पावर है उसको ये लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। और रॉबर्ट डाहल जो है उनकी और इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट बुक है, बिल्कुल मत भूलना रॉबर्ट डाहल की, और बहुत ज्यादा कॉमन आती भी है, वो है हु गवर्न्स, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आप इतना याद रख लो हु गवर्न्स, उसके बाद पूरी बुक का नाम है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, राइट। और कॉन्सेप्ट ऑफ पोलियार्की दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है पावर इज डिस्पर्स अमंग अ नंबर ऑफ ग्रुप्स इन कंपटीशन विद ईच अदर, नॉट जस्ट वन ग्रुप। इलिटिस्ट थ्योरी जो कहते हैं कि पावर एक ग्रुप के पास होती है, वो कहते हैं कि पावर एक ग्रुप के पास नहीं होती है बट मेनी ग्रुप के पास होती है, इसीलिए वो पोलियार्की का आइडिया देते हैं और प्लूरलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। जो C.W. मिल है वो इलिटिस्ट मतलब इलिट्स के हाथ में पावर देता है, बट ये जो पावर है बहुत सारे लोगों के हाथ में देते हैं, नॉट जस्ट वन पर्सन के हाथ में, राइट।